बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू तालीमदोस्त.com। अब हम लेक्चर नंबर 5 को स्टडी करेंगे और इसके अंदर कुछ हम चीज़ें देखते हैं, जैसा कि एनालिटिकल पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं और एनालिटिकल पार्ट को सॉल्व करने के लिए कुछ टिप्स हमने इस्तेमाल करनी है। अगर हम उन टिप्स को मद्देनज़र रखेंगे तो हमारे लिए ना सिर्फ एनालिटिकल पार्ट को सॉल्व करना ईजी हो जाएगा, बल्कि इससे हमारे जो टाइम सेविंग है वो भी होगी। तो कुछ हम सबसे पहले इसकी टिप्स देख लेते हैं। जब भी एनालिटिकल या जो इसका लॉजिकल पार्ट है वो आता है तो हमें उसको किस तरह सॉल्व करना है, उसके लिए कुछ टिप्स हैं। हाउ टू अटेम्प्ट द एनालिटिकल क्वेश्चन। अब इसमें सबसे पहले जो हमारे पास टिप नंबर 1 है वो क्या है, वो ये है, गिव योरसेल्फ एनफ टाइम टू स्टडी द पैराग्राफ एफिशिएंटली। यानी सबसे पहला काम ये करना है कि जो हमें पैराग्राफ गिवन होगा उसको हमने एफिशिएंटली स्टडी करना है। दूसरी चीज, टिप नंबर 2, यूज एब्रिविएशंस फॉर द नेम्स, प्लेसेस और वर्ड्स यूज्ड इन पैराग्राफ अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑर्डर। यानी दूसरी चीज क्या है कि हमने जो नेम्स यूज हो रहे होंगे उस पैराग्राफ में, या प्लेसेस यूज हो रही होंगी, या नेम ऑफ वीक्स या डेज, उसके बाद वर्ड्स, अगर कोई भी वर्ड हमें हो यूज तो उसमें हम उसके एब्रीविएशंस जो हैं वो लिख लेंगे फौरन से। मतलब अगर कोई नाम है तो उसको उस नाम का जो सबसे पहला लेटर होगा हम उससे उसको डिनोट कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई प्लेस है उसका नाम है तो उसको भी उसके पहले लफ्ज से, जिस तरह लाहौर है तो उसको एल से हम डिनोट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हम कम टाइम में उसको रिप्रेजेंट कर लेंगे अपने एक रफ फॉर्म में। ये हमारा दूसरा स्टेप है। तीसरा हम क्या करेंगे, जो टिप नंबर 3 है वो ये है, रीड क्वेश्चंस केयरफुली एंड गिव आंसर अकॉर्डिंगली। अब जो हमें क्वेश्चन गिवन होंगे हम उन क्वेश्चन को केयरफुली स्टडी करेंगे और उसके बाद आंसर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि उसके मुताबिक या उससे रिलेटेड आंसर क्या हो सकता है। फोर्थ टिप जो है इस हवाले से वो क्या है, रिमूव वन बाय वन द वेरी रॉन्ग ऑप्शंस फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। यानी जब हम आंसर की सिलेक्शन करने लगेंगे तो एक तो यह है कि हमें डायरेक्ट आंसर का पता लग जाए, हम फौरन से वो टिक कर लेंगे। अगर हमें डायरेक्ट आंसर नहीं पता लग रहा तो हम करेंगे क्या कि जो हमारे पास रॉन्ग ऑप्शंस होंगी, मतलब अगर 5 ऑप्शंस हैं उनमें से 4 रॉन्ग हैं, 1 करेक्ट है, हमने वन बाय वन जो रॉन्ग ऑप्शंस हैं उनको खत्म करना है। तो ये टिप नंबर 4 है। इसके बाद टिप नंबर 5 में हम देखते हैं क्या है, वो है, टेक केयर ऑफ प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट एज दीज क्वेश्चंस आर टाइम टेकिंग। जैसा कि ये क्वेश्चंस हैं इनको हमें पहले पैराग्राफ को स्टडी करना पड़ता है, फिर उससे कोई कंक्लूजन ड्राइव करना पड़ता है, फिर हमें क्वेश्चन की स्टडी, उसके बाद उसके आंसर्स को बारी बारी चेक करना पड़ता है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए हमें टाइम का बहुत खास ख्याल रखना है ऐसे सवाल को अटेम्प्ट करने के लिए। और जो 6 नंबर टिप है वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये टिप है, और ये क्या है, डू प्रैक्टिस एग्जांपल्स क्वेश्चंस एज मेनी एज यू कैन। यानी जो एनालिटिकल क्वेश्चन है या लॉजिकल क्वेश्चन है उनके लिए सबसे बेहतरीन जो टेक्निक है वो ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स को खुद सॉल्व करें। जब हम ज्यादा एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे तो उससे हमें ज्यादा टेक्निक्स पता चलेंगी कि क्वेश्चन को हम किस तरह से लेकर चल सकते हैं आगे और किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, या उसके लिए जो शॉर्टेस्ट मेथड है उसको हम चेक कर सकते हैं। तो ये कुछ एनालिटिकल और लॉजिकल पार्ट्स को सॉल्व करने के लिए ये टिप्स थी। हम इन टिप्स को मद्देनजर अगर रखेंगे तो उससे हमारे लिए सवाल को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसे एनालिटिकल एक ऐसा पार्ट है कि इसको समझने के लिए जितनी ज्यादा हम एग्जांपल्स करेंगे हमें उतनी अच्छी इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। जो इसके लिए कुछ स्टेप्स थे या टेक्निक्स थी वो हमने पिछले लेक्चर्स में स्टडी की। अब हम इसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल को स्टडी करते हैं ताकि हमें यह पता चले कि एनालिटिकल पार्ट बेसिकली किस तरह का होता है और उसको हम किस तरह से लेकर अगर चलेंगे तो हमारा जो ऑप्शन है या करेक्ट आंसर है वो हमें मिल जाएगा। तो अब हम एक एग्जांपल करते हैं, और ये जो एग्जांपल है ये बेसिकली पहले 3 क्वेश्चन को कंटेन करती है। इसमें पहले 3 क्वेश्चंस होंगे। एन इंटरनल सर्विसेज मैनेजर
at large corporation has been assigned the task of allotting offices to 6 of the staff members. जब भी पैराग्राफ आएगा तो जहां पर फुल स्टॉप आएगा इसका मतलब है कि वहां पर बात कंप्लीट हो गई है, हमें उतने हिस्से को लेकर पहले चलना है, उसके बाद अगला हम पॉइंट देखेंगे उसमें वो क्या कह रहा है. तो जिस तरह ये पैराग्राफ है उसमें डिफरेंट सेंटेंसेस गिवन होंगे, हमें उन सारे सेंटेंसेस को शॉर्ट करना है फौरन से. तो जैसा कि ये लाइंस हैं इनमें वो बता रहा है कि एक इंटरनल सर्विसेज मैनेजर है और उसको एक काम दिया गया है कि वो अलॉट करे ऑफिसेस टू 6 ऑफ द स्टाफ मेंबर्स. अब उसके जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो उनकी तादाद है 6. सबसे पहली चीज ये इसने बता दी है, द ऑफिसेस आर टाइटल्ड A through F. अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो चीज हमें गिवन होगी हम उसको फौरन से उसको एब्रीविएशन फॉर्म में फौरन से लिख लेंगे. तो जैसा कि उसने बताया कि A से F तक मींस अगर हम इसको डैशेस से डिनोट कर लें A B C D E एंड F, तो ये टोटल 6 हमारे पास ऑफिसेज आ गए, यहाँ 6 पर्सन आ गए जिनको ये 6 ऑफिसेज एलोकेट करने हैं. द ऑफिसेज आर टाइटल्ड A through F, यानी A से F तक ऑफिसेज हैं और ये 6 पर्सन को अलॉट करने हैं. ये बात खत्म हो गई, हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिख लिया. अब नेक्स्ट हम किस तरह से मूव करेंगे? नेक्स्ट मूव करने के लिए इसको हम इस तरह से करेंगे. अब नेक्स्ट वो बात कर रहा है, मिस रूबी नीड्स टू यूज द टेलीफोन क्वाइट ऑफन थ्रू आउट द डे. अब जो उसने एक बात बता दी है कि मिस रूबी ये एक नाम है, अब ये उन पर्सन में से नाम का जिक्र होने लगा है. तो जैसा कि रूबी है हम इसको आर से डिनोट कर सकते हैं, हमने इसको आर से डिनोट कर दिया. और वो बता रहा है कि मिस रूबी नीड्स टू यूज द टेलीफोन, कि मिस रूबी को जो है वो टेलीफोन यूज करना पड़ता है अक्सर औकात थ्रू आउट द डे. उसके बाद मिस्टर मुजाहिद एंड मिस्टर जाहिद नीड एडजेसेंट ऑफिसेज. दूसरी चीज उसने बता दी, अगर हम एम से मुजाहिद और जेड से जाहिद ये दो को डिनोट कर लें तो क्या होगा, ये दोनों उसने कहा है कि ये दोनों इकट्ठे हैं. नीड एडजेसेंट ऑफिसेज यानी इनके ऑफिसेज साथ साथ हैं, एम और जेड के, मतलब मुजाहिद और जाहिद के. ये चीज भी हमने नोट कर ली. इसके बाद अगली वो बात कह रहा है, मिस फौजिया इज अ सीनियर एम्प्लॉय एंड हैज टू बी अलॉटेड द ऑफिस मार्क्ड ई. यानी जो ई वाला ऑफिस था ये वाला, उसने कहा है कि ई वाली जो लोकेशन है ये मिस फौजिया के लिए है, तो इसको हम एफ से डिनोट कर देते हैं. उसके बाद हैविंग द बिगेस्ट विंडो, और इसने बता दिया कि ये जो ऑफिस है इसकी बिगेस्ट विंडो है. तो इसमें गौर करने वाली ये चीज है कि कुछ चीजें जो है वो अभी हम आगे जाकर देखेंगे कि जिस तरह ये बिगेस्ट विंडो का इसने जिक्र किया है तो इस तरह की चीजों का कोई आगे कंसर्न नहीं है, ये जस्ट वैसे ही कंफ्यूज करने के लिए ये चीजें होती हैं. मेन जो चीजें हैं वो हम नोट करेंगे. इसके बाद क्या है, अब यहां तक तो हमने नोट कर लिया. नेक्स्ट वो बता रहा है, मिस्टर आबिद रिक्वायर्स साइलेंस इन द ऑफिसेज नेक्स्ट टू हिम. यानी जो मिस्टर आबिद है उसको रिक्वायर्स, उसको चाहिए साइलेंस, यानी उसको खामोशी चाहिए अपने बाद वाले ऑफिस के अंदर, उसको खामोशी चाहिए. तो इसका मतलब यह है कि अगर आबिद यानी उसकी कोई लोकेशन ऐसी है कि जिसके बाद वाले ऑफिस, तो अब अगर हम गौर करें तो यहां से लोकेशंस तो हमने लिख ली हैं. अगर हम आबिद को लेट सपोज यहां पर कंसीडर कर लें, कंसीडर भी हम कर रहे हैं, अभी हमें नहीं पता कि आबिद की पोजीशन क्या है. वो ये बता रहा है कि आबिद के बाद वाले जो ऑफिस हैं, लेट सपोज कोई भी ऑफिस, रिक्वायर साइलेंस इन द ऑफिस नेक्स्ट टू हिम, यानी उससे अगले वाले जो ऑफिस है उसमें उसको खामोशी चाहिए. अब अगली चीज, मिस्टर शाहिद, मिस्टर मुजाहिद एंड मिस्टर आबिद आर ऑल स्मोकर्स. अब एक और चीज उसने बता दी कि मिस्टर शाहिद मींस के एस से डिनोट कर ले अगर हम इसको, मुजाहिद को एम से और आबिद को ए से, ये तीन उसने जिक्र कर लिए और उसने कहा है ये तीनों क्या है, स्मोकर्स. अब ये क्या है, स्मोकर्स हैं, ये भी उसने हमें बता दिया. उसके बाद मिस फौजिया रिक्वायर्स नॉन स्मोकर नेबर्स. मिस फौजिया को जो नेबर्स हैं वो उसको नॉन स्मोकर्स चाहिए. और गौर करें तीन उसने बता दिया स्मोकर्स थे, और ये मिस फौजिया की जो लोकेशन है वो उसने ई बताई हुई है. इसका मतलब है कि नेबर्स का मतलब क्या है
नेबर्स का मतलब यह है कि जो दोनों साइड पर है, मिस फौजिया के दोनों साइड पर, तो वो नेबर्स हैं। ये पोजीशन वाले नेबर्स नहीं है। नेबर क्या है? जो बिल्कुल साथ उसके अटैच हैं। तो मिस फौजिया ये है, एक ये नेबर है और एक ये नेबर है। अब ये दोनों नॉन स्मोकर्स होने चाहिए और ये 3 स्मोकर्स हैं। इसका मतलब है कि ये 3 तो ऑप्शंस गई, वो हम आगे देखते हैं कि ये किस तरह से हम इसको करेंगे। अनलेस स्पेसिफिकली स्टेटेड ऑल द एम्प्लॉयज मेंटेन एन एटमॉस्फियर ऑफ साइलेंस ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, यानी कि जो ऑफिस आवर्स के दौरान तमाम एम्प्लॉयज को खामोशी रखनी है। ये बात उसने बता दी। अब उसने पूछा क्या है? ये तो उसने पैराग्राफ हमें चीजें बता दी हैं कि ये चीजें गिवन है। अब पहली चीज वो ये पूछ रहा है, द आइडियल कैंडिडेट टू ऑक्यूपाई द ऑफिस फॉरदेस्ट फ्रॉम मिस्टर जाहिद वुड बी, और उसके बाद उसकी 4 ऑप्शंस आएंगी या 5 ऑप्शंस आएंगी, वो हम अभी देख लेते हैं। अब पहले हम ये डिसीजन करते हैं कि मिस फौजिया की जो अरेंजमेंट थी वो किस तरह से, जो उसने गिवन है उसको हम किस तरह से इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मिस फौजिया ये है ई पोजीशन पे, और डी और एफ जो है वो इसके नेबर्स हैं। और ये नेबर्स क्या होने चाहिए? ये नॉन स्मोकर्स होने चाहिए। जबकि स्मोकर्स कौन कौन है? आबिद, शाहिद एंड मुजाहिद। तो इसका मतलब है कि नॉन स्मोकर्स में फिर रह क्या गया? 1 2 3 4 5 और जाहिद। तो इसका मतलब है कि फिर जो जाहिद है उसकी पोजीशन अगर हम इसको नीट करके अब लिखना चाहें इस तरह, यानी अब हम फिक्स करते हैं कि कौन कौन सी जगह फिक्स थी। ए पोजीशन, बी, सी, डी, ई एंड एफ, 3 और 3 6, ये 6 लोकेशंस है हमारे पास। लेट्स सपोज ये लोकेशंस हैं ऑफिस की। उसने हमें खुद कहा था ई पोजीशन पर मिस फौजिया है, एफ, और इन मिस फौजिया के नेबर्स नॉन स्मोकर्स होने चाहिए, जबकि स्मोकर्स 3 थे, आबिद, शाहिद एंड मुजाहिद। तो इन तीनों को छोड़ के अब हम गौर करते हैं कि 2 कौन से रह गए? एक जाहिद है और एक रूबी है। तो अब हम क्या करें? रूबी को इस प्लेस पे रखें या जाहिद को? तो एक चीज उसने ये भी बताई थी कि जाहिद और मुजाहिद इकट्ठे होने चाहिए। जब ये इकट्ठे होंगे इसका मतलब है कि अगर मैं जाहिद को यहां पर रखूं तो जाहिद से अगली तो पोजीशन कोई भी नहीं है, इसका मतलब है मुजाहिद साथ नहीं आ सकता, और इस साइड पे मिस फौजिया है। तो हम जाहिद को इधर नहीं रख सकते, इसलिए जाहिद को इस तरफ रखना पड़ेगा, मिस फौजिया की लेफ्ट साइड पर, और इसका मतलब है फिर रूबी वो राइट साइड पे आ गई। ये 3 जगह हमारी फिक्स हो गई। अगली चीज उसने कही थी कि जो जाहिद है उसके साथ मुजाहिद लाजमी आएगा, ये वाली जो पोजीशन थी। तो मुजाहिद ये आ गया क्योंकि राइट साइड तो फिक्स हुई है एफ से, तो लेफ्ट पे मुजाहिद आ जाएगा। अब ये 4 सीट्स हमारी फिक्स हो गई, रह गई ए और बी, 2 आ गई हैं। तो अब हम गौर ये करते हैं कि आबिद और शाहिद, इन दोनों में से कौन सी वाली यहां पर आएगी। जैसा कि हमें आबिद के लिए भी एक कंडीशन गिवन थी कि आबिद से नेक्स्ट ऑफिस में खामोशी चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर आबिद को हम यहां कंसीडर करें आबिद को, तो ये उसके नेक्स्ट ऑफिस होंगे, इसमें उसको खामोशी चाहिए। तो ये हमें समझ लग रही है। अगर हम आबिद को यहां रखें तो अब आबिद के इस तरफ भी एक ऑफिस आ गया, इधर ज्यादा ऑफिस आ गए, तो ये हमारे लिए सॉल्व करना मुश्किल है कि हम किस तरफ खामोशी चाहते हैं। इसलिए अगर आबिद को यहां रखा जाए तो पीछे तो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है नेक्स्ट ऑफिस में हमें खामोशी चाहिए। तो आबिद यहां प्लेस होगा और शाहिद यहां। अब हमारी जो बेस्ट पोजीशन है वो ये बनेगी। अब हम क्वेश्चन के आंसर करते हैं कि क्वेश्चन की क्या डिमांड है। जैसा कि सबसे पहला जो क्वेश्चन था, अब क्वेश्चन के लिए हम इसको यहां पर यूज कर लेते हैं। क्वेश्चन ये था और इसके आंसर हम देखते हैं। क्वेश्चन बेसिकली क्या था? द आइडियल कैंडिडेट टू ऑक्यूपाई द ऑफिस फारदेस्ट, यानी दूर, फ्रॉम मिस्टर जाहिद, यानी मिस्टर जाहिद से सबसे दूर। फारदेस्ट मीन के सबसे ज्यादा दूर। कौन सा ऑफिस? मिस्टर जाहिद से सबसे दूर वाला ऑफिस किसका होगा? अब हम ये गौर करते हैं कि मिस्टर जाहिद ये है, अब इनके सबसे ज्यादा दूर तो कौन सा वाला होगा? ना एम दूर है ना एफ दूर है, क्योंकि ये दोनों बराबर पोजीशन पे है, ये भी 1 पोजीशन पे, ये भी 1, मतलब 1 टाइम्स दूर है ये, और रूबी 2 टाइम्स दूर है, इसलिए ये सबसे ज्यादा दूर नहीं, सबसे ज्यादा दूर ये वाला है ए। तो ए मीन्स आबिद, मिस्टर आबिद। मिस फौजिया ये ऑप्शन तो दूर वाली नहीं है, मिस्टर मुजाहिद भी नहीं है, मिस्टर शाहिद भी नहीं है, मिस रूबी भी नहीं है, ये भी हमने चेक कर लिया। तो इसका मतलब है जो लास्ट ऑप्शन मिस्टर आबिद की थी वो वाली हमारी करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह से हमने क्या किया, पैराग्राफ को सबसे पहले समराइज कर लिया इस तरह, एब्रीविएशंस की फॉर्म में और सिंबल्स की फॉर्म में,
उसके बाद हमने उसको फाइनलाइज कर लिया कि किस तरह का इसका ऑर्डर होगा। जब हम फाइनलाइज कर लेंगे, हमारा मेन टारगेट यह है कि हमने फाइनलाइज करनी है एक लाइन, मतलब जो लिस्ट होगी उसको फाइनलाइज करना है। जब हम एग्जैक्ट लिस्ट फाइनलाइज कर लेंगे तो अगले क्वेश्चंस का आंसर करना बिल्कुल मुश्किल नहीं, वो अगर हम क्वेश्चन रीड करेंगे तो आंसर मैच कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा। अब मिस्टर आबिद जो है वो पहले का आंसर आ गया। इसके बाद अगर हम गौर करें दूसरा क्वेश्चन, वो क्या है, द 3 एम्प्लॉयज हु आर स्मोकर्स शुड बी सीटेड इन द ऑफिसेज। और ऑप्शंस उसकी हैं ये, ए है ABD, बी है BCF, सी है ABE, डी है ABC और ई है AB एंड F। अब इनमें से हमें कैसे पता लगेगा? जब तक हमने ये स्टेटमेंट ना बनाई होगी, ये जो कंडीशन है, हम इसका आंसर नहीं कर सकते। अब हमने ये पोजीशन बनाई हुई थी, हमें बताया है कि 3 स्मोकर्स कौन से थे, ASM, तो AS और M ये 3 स्मोकर्स थे। अब हमें नजर आ रहा है कि इनकी पोजीशन क्या है, ABC, तो जहां पर ABC वाली ऑप्शन है वो हमारी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हमने ये हमने लिस्ट बना ली है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट लिस्ट है, इसलिए हमें पता है कि हमारा ABC करेक्ट ऑप्शन होगी। तो ABD ये नहीं, BCF ये भी नहीं, ABE भी नहीं, ABC ये ऑप्शन और ABF भी नहीं। तो अब गौर किया हमने कि ये जो हमारी थी ये कितनी हेल्प कर रही है हमें आंसर जो हम टिक कर रहे हैं उनके लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब अगेन ये है कि हमने इस तरह लिस्ट या ऑर्डर बनाना है जो हमें सारी डिटेल गिवन होगी उसका। अगर हमने बना लिया तो हमारे लिए क्वेश्चन का आंसर करना बिल्कुल मुश्किल नहीं रहेगा। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब अगर हम इसी से रिलेटेड थर्ड क्वेश्चन जो इसका लास्ट क्वेश्चन है वो भी देख लें तो वो क्या था, द आइडियल ऑफिस फॉर मिस्टर मुजाहिद वुड बी, यानी आइडियल जो ऑफिस है वो मिस्टर मुजाहिद के लिए कौन सा होगा, यानी कि जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है या सबसे बेस्ट ऑफिस जो है जिसकी लोकेशन बिल्कुल हमें श्योर है वो कौन सा है, क्या वो B है, F है, A है, C है या D है। अब हम गौर करते हैं, मुजाहिद मीन्स M से, तो M वाली पोजीशन ये है, तो क्या M की पोजीशन B है, नहीं। क्या ये F है, ये भी नहीं, A भी नहीं है, और ये क्या है C, तो इसका मतलब है C वाली करेक्ट ऑप्शन है और D भी नहीं क्योंकि D पर जाहिद है। तो इस तरह से हम आंसर क्वेश्चंस के दे सकते हैं अगर हम ये लिस्ट बना लें, अरेंज करके लिख लें। तो ये कुछ टेक्निक है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स अभी और भी स्टडी करते हैं ताकि हमें इसकी मजीद बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हम किस तरह से क्वेश्चन को लेके चलेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं और वो क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल है जिसके बेसिकली क्वेश्चन 4 to 7 मीन्स 4, 5, 6, 7 चार क्वेश्चन इस ये जो हमें क्वेश्चन गिवन है इसके अंदर आ जाएंगे। और ये क्वेश्चन क्या है, इसकी स्टेटमेंट हम सबसे पहले देखते हैं। अ फार्मर wants to keep animals and birds at his farm house just for exhibition। अब यहां पर फुल स्टॉप आ गया, ये बात खत्म हो गई। तो उसने क्या बताया कि एक फार्मर है, उसने वो एनिमल्स और बर्ड्स को अपने फार्म हाउस पर रखना चाहता है। ये पहली बात हो गई कि एनिमल्स और बर्ड्स दो चीजों का जिक्र है। उसके बाद उसने बताया द एनिमल्स अवेलेबल आर शीप, गोट, काउ एंड लैम। चार ऑप्शंस आ गई एनिमल्स के लिए, शीप, गोट, काउ एंड लैम। अगर हम साथ साथ इसको लिखे भी जाएं, उसने एनिमल्स की बात की है और दूसरी तरफ उसने बर्ड्स की बात की है। तो एनिमल्स को ए से और बर्ड्स को बी से डिनोट कर दिया। अब उसने एनिमल्स का जिक्र जो किया है वो ये किया है कि शीप, गोट, काउ, लैम, ये चार उसने एनिमल्स का जिक्र किया है। अब हम देखते हैं बर्ड्स कौन कौन से हैं। एंड बर्ड्स आर पैरट P, स्पैरो S, ईगल E एंड निटिंगेल N। ये चार उसने बर्ड बता दिए। अब चार एनिमल्स हैं और चार बर्ड्स हैं, ये उसने हमें इंफॉर्मेशन दे दिया और हमने इसको एब्रीविएट कर लिया। नेक्स्ट, एंड एनिमल्स आर, अब अगली चीज जो है वो कंडीशंस आ गई हैं, मीन्स उसने चार एनिमल्स और चार बर्ड्स हमें बता दिए हैं। अब वो बता रहा है सबसे पहली जो कंडीशन है हम उसको सबसे पहली इस तरह लिख लिया, एट लीस्ट कम अज कम 3 of the 5 लिविंग बीइंग्स मस्ट बी एनिमल्स, यानी हमारे पास 5 इस तरह से हमने सिलेक्ट करने हैं 5 इनमें से। और वो कह रहे हैं ये जो 3 है कम से कम 3, इससे ज्यादा हो सकते हैं लेकिन कम से कम 3 ये होने चाहिए एनिमल्स।
मस्ट बी एनिमल्स, ये हमें बात पता लग गई। इसका मतलब है कि अगर कम से कम 3 एनिमल्स हैं तो 2 इसके अलावा पैरट्स हो सकते हैं, अगर 4 एनिमल्स तो फिर 1 पैरट, ये हमें ध्यान रखना है। यानी पैरट मींस बर्ड, 1 बर्ड और 4 एनिमल्स। ये पहली ऑप्शन हो गई। दूसरी ऑप्शन हम चेक करते हैं उसने वो क्या बताई है। दूसरी ऑप्शन ये है, इफ निटिंगेल इज चूजन द काउ कैन नॉट बी। अब निटिंगेल क्या है, वो बेसिकली था बर्ड। उसने कहा है अगर निटिंगेल को हमने चुन लिया तो काउ कैन नॉट बी, यानी फिर काउ जो एनिमल है वो सिलेक्ट नहीं कर सकते अगर हमने निटिंगेल को चुन लिया। ये पॉइंट नंबर 2 था। इसके बाद जो पॉइंट नंबर 3 है वो क्या है, इफ पैरट इज चूजन, पैरट क्या है, बर्ड, इफ पैरट इज चूजन देन निटिंगेल मस्ट बी चूजन। निटिंगेल भी बर्ड है, यानी अगर हमने बर्ड्स में से पैरट को चुन लिया तो निटिंगेल को हमें लाजमी चुनना पड़ेगा। ये हमारे पास कंडीशंस आ गई इस पैराग्राफ से रिलेटेड। अब हम ये गौर करते हैं कि अब उसके क्वेश्चन की क्या डिमांड है। अब गौर करें, हमें ये पता लग गया कि 5 हमने सेलेक्ट करने हैं लिविंग बीइंग्स, उनमें से कम 3 एनिमल्स हों और 2 बर्ड्स हों। अगर 4 एनिमल्स हो जाएंगे तो 1 बर्ड हो जाएगा, और 5 एनिमल्स तो हो नहीं सकते क्योंकि वो ऑप्शन ही नहीं है। तो ये हमने डिसाइड कर लिया कि हमारा जो फर्दर रूल्स थे, कंडीशन थी, वो क्या थी कि अगर निटिंगेल को चुनेंगे तो काउ को हम नहीं चुन सकते। मींस कि अगर यहां पर कोई एक निटिंगेल है तो काउ की ऑप्शन गई, तो इसका मतलब बाकी 3 बर्ड्स कौन से होंगे वो हम चेक कर सकते हैं। और अगर हम पैरट को चुनेंगे तो निटिंगेल को लाजमी चुनेंगे, तो फिर दोनों बर्ड्स हो जाएंगे। अब हम ये देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। क्वेश्चन था, इफ काउ इज नॉट चूजन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी चूजन। और ऑप्शंस हैं ये, ए है पैरट, बी है स्पैरो, सी है ईगल, डी है निटिंगेल और ई है शिप। अब उसने कहा है कि अगर हम काउ को नहीं चुनते तो फिर हमें किसको लाजमी चुनना पड़ेगा। इसका मतलब है जिस तरह के हमारे पास ये क्वेश्चन था और इसमें उसने बताया था कि हमें 3 एनिमल्स लाजमी रखने हैं। इसका मतलब है कि अगर काउ है एनिमल, ये एनिमल है, अगर हम काउ को नहीं चुनते तो फिर हमें किस चीज को लाजमी चुनना है। अब हम ये डिसाइड करते हैं कि ये ऑप्शंस में बेसिकली है क्या, एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं। ये बर्ड है पैरट, स्पैरो भी बर्ड है, ईगल भी बर्ड है, निटिंगेल भी बर्ड है। गौर करें तो शीप एनिमल है। तो इसका मतलब है कि अगर ये एनिमल नहीं चुनते तो पीछे रह गए सिर्फ 3 एनिमल्स, और कंडीशन ये थी कि हमें हर सूरत 3 एनिमल्स लाजमी चुनने हैं। तो इसका मतलब है कि शीप फिर लाजमी चुनना पड़ेगा क्योंकि हमारा काउ रिमूव हो गया। तो जब काउ रिमूव है अब बाकी 3 एनिमल्स में से लाजमी कोई तीनों ही चुनने हैं। तो काउ की हमारे पास शीप की ऑप्शन है, इसलिए हम शीप वाली ऑप्शन हमारी करेक्ट है। क्योंकि बाकी 4 बर्ड थे और उसने एक काउ यानी एक एनिमल उसने रिमूव कर दिया ऑलरेडी कंडीशन में, जो ये क्वेश्चन है। अब उसने कहा कि बताओ इनमें से कौन सी लाजमी चुननी है। तो पैरट लाजमी नहीं है, स्पैरो भी लाजमी नहीं, यानी बर्ड्स में से कोई भी लाजमी नहीं है। तो लाजमी जो है, जो एक एनिमल की ऑप्शन थी और वो है शीप, यानी बाकी 3 एनिमल्स हमें लाजमी चुनने हैं। तो एक ऑप्शन एनिमल्स की आ गई, इसलिए एनिमल की ऑप्शन हम चुनेंगे। ये 4था क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या है। 5वां ये है, हाउ मेनी एक्सेप्टेबल ग्रुपिंग्स ऑफ द लिविंग बीइंग्स इंक्लूड निटिंगेल। अब उसने ये पूछा है, तो यानी अब वो कह रहा है कि कितनी ग्रुपिंग्स हो सकती हैं लिविंग बीइंग्स की अगर हम निटिंगेल को चुने। तो निटिंगेल को चुनने का मतलब ये था कि अगर इस तरह से 3 एनिमल्स हों और ये 2 बर्ड्स के लिए अगर लेट्स सपोज पोजीशन है, अगर हम एक निटिंगेल चुन लें, उसने कहा था अगर पैरट होगा तो निटिंगेल साथ होगा, और दूसरी तरफ उसने कहा था कि निटिंगेल अगर होगा तो काउ नहीं होगी। इसका मतलब है 3 बर्ड्स तो लाजमी आएंगे यहां पर इस तरह। अब इन 3 बर्ड्स के अलावा कोई ऑप्शन नहीं आ सकती, मतलब 3 एनिमल्स की बात करें। जब हम उसने कहा निटिंगेल अगर हम इंक्लूड करें तो कितनी ऑप्शंस हमारी मैक्सिमम बनेंगी। निटिंगेल लेट्स सपोज हमने चुन लिया, तो इसका मतलब है निटिंगेल अगर चुनेंगे तो काउ तो चुन नहीं सकते। तो काउ हम नहीं चुनेंगे तो जो 3 एनिमल्स रिमेनिंग है वो 3 लाजमी चुनने हैं, शीप, गोट एंड लैम, वो हमने फिक्स कर दिए, और निटिंगेल भी हमने चुनना है। अब हम देखते हैं कि कितने इसकी बन सकती हैं। निटिंगेल की एक दफा आएगी पैरट के साथ, जो उसने पहले कंडीशन थी, एक पैरट के साथ आ जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन आएगी जिसमें
एनिमल्स तो सेम होंगे, निटिंगेल भी आएगा क्योंकि उसने कहा इंक्लूड निटिंगेल। अब क्या इसके अलावा हमारे पास कोई और चीज है पैरेट में, और वो है एस, स्पैरो। ये भी एक ऑप्शन आ गई। अगली ये है एनिमल्स अगेन सेम रहेंगे, क्योंकि निटिंगेल की वजह से काउ रिमूव हो गई, इसलिए वो ऑप्शन में आएगा ही नहीं। तो निटिंगेल अगेन यहां। अब पैरेट भी हो गया, स्पैरो भी हो गया, तो ई रह गया, ईगल। और लास्ट ऑप्शन ये ज़हन में ये भी आता है कि निटिंगेल के साथ एक और निटिंगेल, तो वो नहीं आ सकता क्योंकि एक दफा निटिंगेल आ गया, ऊपर एक ही दफा गिवन है, इसलिए निटिंगेल एक दफा हमने इंक्लूड कर लिया, सेकंड टाइम निटिंगेल के साथ इसकी ऑप्शन नहीं बन सकती। अब हम गौर करते हैं 1, 2 और 3, तो ये 3 इसके निटिंगेल वाले केस बन सकते हैं, मतलब 3 इसकी कॉम्बिनेशन इसके हो सकते हैं या ग्रुपिंग्स। तो इसका मतलब है 3 वाली ऑप्शन ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, तो 3 वाली ऑप्शन इसकी करेक्ट है। ये हमने इस तरह चेक भी कर लिया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हम देखते हैं, क्योंकि ये 7 क्वेश्चन तक चलेंगे ये, तो उसमें और कौन कौन से क्वेश्चन हम कर सकते हैं। छठा क्वेश्चन ये है, द चॉइस ऑफ विच बर्ड मेक्स ओनली वन ग्रुप ऑफ लिविंग बीइंग एक्सेप्टेबल, यानी किस बर्ड को अगर हम चुने तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रुप बनेगा, वो हमें उसको बताना है। और वो ये था, अगर हम बर्ड्स में से पैरेट को चुने, गौर करें, अगर हम पैरेट को चुने तो एक ही ग्रुप बनेगा, क्योंकि उसने हमें बताया था कि अगर हम पैरेट को चुनेंगे तो हम 7 लाजमी निटिंगेल को चुनेंगे, और किसी बर्ड का उसने जिक्र नहीं किया था। तो क्वेश्चन भी यही है कि अगर हम किसी एक बर्ड को चुने और वो हमें एक ही ग्रुप दे, उसके अलावा उसका ग्रुप ना बनता हो, तो वो कौन सा बर्ड होगा, तो वो पैरेट है। तो जब हम पैरेट चुनेंगे तो सिर्फ 7 निटिंगेल आ सकता है और कोई बर्ड नहीं आ सकता। तो ये हमारी ऑप्शन। अब हम गौर करते हैं इसकी ऑप्शंस कौन कौन सी थी। इसकी ऑप्शंस में था स्पैरो, ईगल, निटिंगेल, पैरेट एंड लैम। तो लैम तो पहली बात है कि ये बर्ड ही नहीं है, और ये चारों बर्ड है। इसमें से स्पैरो वाली ऑप्शन भी गलत, ईगल भी नहीं आ सकता। निटिंगेल के लिए हमें पता है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात की कि जब निटिंगेल होगा तो 3 केस बनेंगे उसके, मतलब 3 ग्रुपिंग्स होंगी, तो निटिंगेल तो वैसे नहीं है। तो रह गया लास्ट पैरेट, और वो हमें गिवन भी था। जब पैरेट चुनेंगे तो निटिंगेल 7 आ जाएगा, इसका मतलब एक ही ग्रुप बनेगा उस पैरेट से। तो ये हमारा क्वेश्चन। अब आपने गौर किया कि जब हम इस तरह उसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपने क्वेश्चन को, तो उसके बाद हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। तो मेन चीज ये है कि हम ये डिजाइन किस तरह से बनाते हैं। ये जो हमने छोटी सी स्केच बना लिया इसका पूरे पैराग्राफ का, ये मेन टास्क है। तो एनालिटिकल बेसिकली चेक भी यही करता है कि आप एनालिसिस किस तरह से करते हैं क्वेश्चंस का। अब इसी क्वेश्चन के हवाले से जो हमने पार्ट किया, एक लास्ट क्वेश्चन है, इफ स्पैरो इज चूजन फॉर एग्जीबिशन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, ये इसने हमें बता दिया। अब गौर करें, ये 5 ऑप्शन हैं इसकी। निटिंगेल इज नॉट चूजन। अब क्वेश्चन क्या था, हम क्वेश्चन को देखते हैं, आंसर अभी हम नहीं पढ़ते। उसने कहा अगर हम स्पैरो को चुन लेते हैं, स्पैरो को, और स्पैरो बर्ड है, तो फिर कौन सा हमें इनमें से जो ऑप्शंस आएंगे 5, इनमें से कौन सी करेक्ट है, ट्रू है, वो हमें बतानी है। इसका मतलब है 4 फॉल्स हैं और 5 ट्रू है। तो सबसे पहले क्या है, क्या ये ट्रू है, ये हम चेक करते हैं। निटिंगेल इज नॉट चूजन, जब हम स्पैरो को चुनते हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दूसरी इन ऑप्शन में से एक सेलेक्ट करनी है। ए ऑप्शन है निटिंगेल इज नॉट चूजन। अब गौर करें, जब हम स्पैरो को चुनते हैं तो हम निटिंगेल को साथ चुन सकते हैं। ये बात तो इसकी, जो इसने ये बात की निटिंगेल इज नॉट चूजन, ये गलत है, क्योंकि हम चुन सकते हैं। ये बात इसकी गलत हो गई, ऑप्शन खत्म हो गई। सेकंड चीज, एग्जैक्टली 3 एनिमल्स आर चूजन, यानी जब हम स्पैरो को चुनते हैं तो ये कहीं भी हमें ऑप्शन नहीं गिवन थी कि हम स्पैरो जब चुनेंगे तो साथ 3 एनिमल्स ही चुनेंगे। हो सकता है जब स्पैरो चुननी हो, एक ही बर्ड हो और 4 एनिमल्स आ जाएं, ये हमें कंडीशन कहीं गिवन नहीं थी। तो उसने यहां पर कह दिया कि एग्जैक्टली, यानी हमें 3 एनिमल्स चुनने पड़ेंगे, तो ये कंडीशन हमें कहीं भी गिवन नहीं थी, ये भी गई, ऑप्शन खत्म हो गई। मतलब हम इसमें से ऑप्शन रिमूव करने वाला स्टेप फॉलो कर रहे हैं कि ऑप्शंस किस तरह हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट ये है ईगल इज नॉट चूजन,
यानी जब स्पैरो चुनेंगे तो ईगल को नहीं चुन सकते, ये बात भी गलत है। क्यों? क्योंकि इसकी कोई कंडीशन हमें नहीं गिवन थी कि जब स्पैरो हम चुनेंगे तो ईगल को हम नहीं चुनेंगे, ये कहीं भी गिवन नहीं था, ये बात भी खत्म। डी क्या है ऑप्शन? ऑल 4 ऑफ द एनिमल्स आर चूजन। अब ये भी हमें कहीं गिवन नहीं था कि जब स्पैरो चुनेंगे तो 4 एनिमल्स चुनेंगे। हो सकता है कि 3 एनिमल्स हों और स्पैरो के साथ कोई और बर्ड आ जाए, ये भी हो सकता है। तो ये ऑप्शन भी डाउटफुल है, इसमें भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। लास्ट हम देखते हैं, पैरट इज नॉट चूजन। अब गौर करें कि जब हम स्पैरो को चुनेंगे तो पैरट हम नहीं चुन सकते, और ये हमें पता है कि जब हम पैरट को चुनते हैं तो साथ सिर्फ निटिंगेल आ सकता है और कोई बर्ड नहीं। तो ये बात भी हमारी, अब ये वाली हमारी जो ट्रू है स्टेटमेंट कि पैरट को हम नहीं चुन सकते, ये बात ठीक है, क्योंकि पैरट का कॉम्बिनेशन निटिंगेल के साथ था। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। एक और एग्जांपल इसी से रिलेटेड, और वो एग्जांपल 8 to 11 क्वेश्चंस को कंटेन करती है। और ज्यादातर होता भी इस तरह है कि पैराग्राफ जो आता है उससे रिलेटेड सिर्फ एक क्वेश्चन ही होता, उससे रिलेटेड 3, 4 या 5 क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्योंकि मेन जो है वो उसको पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करना, ये हमारा टास्क है। Question 8 to 11. In a flower exhibition, a woman selects 5 flowers for basket from 7 colors. अब उसने बता दिया कि टोटल 7 है और उसमें से 5 सिलेक्ट किए हैं एक वुमेन ने फ्लावर एग्जीबिशन के लिए। अब इसका मतलब है कि अगर टोटल 7 है, 4, 5, 6, 7 इसके टोटल हैं, और उसने कहा है कि इनमें से 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 जो है वो कलर चुने जा रहे हैं, यानी कि चुने जाएंगे बास्केट के लिए। और ये 7 कलर्स कौन कौन से थे? बेसिकली रेड, येलो, ब्लू, ऑरेंज, वायलेट, ग्रीन एंड लास्ट वन इज व्हाइट। 7 कलर्स में से 5 कलर्स को चुनना है फॉर फ्लावर एग्जीबिशन, यानी इसने बास्केट बनानी है फॉर फ्लावर एग्जीबिशन। तो ये बात हमें इसने बता दी, ये पैराग्राफ को हमने इस तरह कंक्लूड कर लिया। इन अ फ्लावर एग्जीबिशन अ वुमन सिलेक्ट्स 5 कलर्स फॉर बास्केट फ्रॉम 7 कलर्स, और वो ये है। नेक्स्ट चीज वो क्या है उसने बताई है, नेक्स्ट ये है फॉर द सेक ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लावर्स शी फॉलोज फॉलोइंग कंडीशंस, यानी अब उसने जो कॉम्बिनेशंस बनाने हैं फ्लावर्स के, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं और वो हम देखते हैं कौन कौन सी। और कंडीशंस में इसकी सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये है, शी सिलेक्ट्स एग्जैक्टली 1 कलर येलो और ब्लू फॉर 1 बास्केट। अब उसने बता दिया कि टोटल 5 कलर सिलेक्ट किए हैं, और पहली कंडीशन ये है कि शी सिलेक्ट्स एग्जैक्टली 1 कलर येलो और ब्लू। पहली कंडीशन यह है कि येलो और ब्लू, और के लिए हमें याद है कि हम इस तरह का सिंबल भी यूज करते थे, या और लिख लिया या ये वाला सिंबल। तो येलो और ब्लू यानी इनमें से एक लाजमी चुना जाएगा बास्केट बनाने के लिए, इनमें से एक कलर। अब ये एक बात हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, वेन एवर देयर इज ऑरेंज देयर इज ऑल्सो वायलेट। उसने कहा है कि जब ऑरेंज होगा, ऑरेंज एंड वायलेट यानी दोनों इकट्ठे होने चाहिए, हम एंड का सिंबल यूज करेंगे इसके लिए, यानी जब ऑरेंज होगा तो वायलेट लाजमी होगा। ये बात होगी इसकी सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन देखते हैं वो क्या है, ब्लू इज नेवर इंट्रोड्यूस्ड व्हेन देयर इज रेड कलर, यानी जब रेड कलर होगा तो ब्लू कलर नहीं होगा। ये कंडीशन इसकी थर्ड वन आ गई कि जब ब्लू की सिलेक्शन होगी तो, जब रेड की सिलेक्शन होगी तो ब्लू बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं किया जा सकता। अब उसकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं कि अब क्वेश्चन वो क्या बता रहा है। ये तो हो गया था हमारा जो हमने मेन काम किया है, उसको समराइज कर लिया। व्हेन द वुमेन प्रेजेंट्स रेड फ्लावर विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट आल्सो बी प्रेजेंटेड। ये क्वेश्चन है कि जब रेड फ्लावर को चुना जाता है तो फिर कौन सा इनमें से, ये जो ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा वाला लाजमी प्रेजेंट किया जाएगा। अब हम गौर करते हैं, जब रेड की बात हम करते हैं तो ब्लू तो कभी भी नहीं चुना जाएगा। ये तो हमारा एक थर्ड वन जो कंडीशन है ये बता रही है। अब हम गौर करते हैं, ब्लू वाली कंडीशन तो वैसे रिमूव हो गई, हमने इसमें से जो रिमूव कर सकते हैं वो हम रिमूव करेंगे। उसके बाद ऑरेंज और वायलेट का केस इकट्ठा था,
यानी जब ऑरेंज होगा तब वायलेट, इसका मतलब है ये रेड के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, ऑरेंज और वायलेट का, ये भी गया। तो जब हम रेड को चुनते हैं तो ब्लू तो हम नहीं चुन सकते। और गौर करें, पहली कंडीशन ये थी कि ब्लू और रेड, यानी अगर ब्लू सिलेक्ट करेंगे तो येलो नहीं कर सकते, अगर येलो करेंगे तो ब्लू नहीं कर सकते, इन दोनों में से एक। यहां पर उसने कहा कि रेड सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ब्लू तो सिलेक्ट नहीं कर सकते, ये वाली बात। तो जब ब्लू नहीं होगा तो येलो लाजमी होगा। येलो वाली ऑप्शन कौन सी है? इसका मतलब व्हाइट भी गया, येलो वाली ऑप्शन है सबसे पहली, तो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है इसकी। तो इस तरह से हमने इसकी जो रॉन्ग ऑप्शन थी पहले उनको रिमूव किया और हम फिर जो करेक्ट ऑप्शन थी उसके ऊपर पहुंच गए। ये हो गया क्वेश्चन 8। इसके बाद 9th क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है वो देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द लिस्ट ऑफ 5 कलर्स फॉर 1 बास्केट, और उसके ऑप्शंस हैं ये। ए ऑप्शन है रेड येलो ब्लू वायलेट ऑरेंज, बी ऑप्शन है रेड ऑरेंज वायलेट ग्रीन व्हाइट, सी ऑप्शन है रेड येलो ऑरेंज ग्रीन व्हाइट, और डी ऑप्शन है रेड ब्लू ऑरेंज वायलेट व्हाइट, और लास्ट वन ई है वो है रेड येलो ऑरेंज वायलेट ग्रीन। अब हम गौर करते हैं कि जो हमने इसमें से लिस्ट बना लेते हैं ताकि हमें जो ऑप्शन को टिक करना हमारे लिए आसान हो जाए। और वो क्या है? वो ये है कि जब हम पहली चीज तो ये है कि ऑरेंज और वायलेट ये लाजमी चुनने हैं, यानी ऑरेंज और वायलेट इकट्ठे आएंगे, ये एक बात हो गई। दूसरी चीज ये है कि अगर हम रेड को सिलेक्ट करते हैं, अगर हम रेड को सिलेक्ट करते हैं तो ब्लू तो सिलेक्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब है जब ब्लू सिलेक्ट नहीं होगा तो येलो तो लाजमी आ जाएगा, क्योंकि पहली कंडीशन ये थी कि दोनों में से एक आएगा, तो रेड और फिर येलो आ जाएगा, उसके बाद ऑरेंज और वायलेट आ गया। अब हम गौर करते हैं कि इनमें से कौन सी वाली ऑप्शन इससे क्लोज मैच करती है, और वो ये है। सबसे पहले गौर करें, ए ऑप्शन थी रेड येलो ब्लू, तो रेड येलो तक तो ठीक है, ब्लू वाली ऑप्शन इसमें आ गई है, ये गलत हो गया, ये नहीं हो सकती, ये हम 5 कलर्स नहीं सिलेक्ट कर सकते। सेकंड ऑप्शन है रेड ऑरेंज वायलेट, इसमें येलो का जिक्र नहीं है क्योंकि येलो तो कंपलसरी है, ये भी ऑप्शन गई। सी ऑप्शन क्या थी? सी ऑप्शन थी रेड येलो ऑरेंज, और इसमें वायलेट मिस है, हालांकि ऑरेंज और वायलेट इकट्ठे आने चाहिए, ये भी ऑप्शन गई। डी ऑप्शन क्या थी? रेड ब्लू, और रेड और ब्लू, फिर अगेन ब्लू आ गया साथ, ये तो कभी भी नहीं हो सकती क्योंकि रेड और ब्लू का कंपैरिजन तो कभी भी नहीं हो सकता, दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे। अब लास्ट वन इसका मतलब है कि ये हो सकती है, क्योंकि 4 तो गलत हो गई, तो 5वीं ऑप्शन क्या है? वो है रेड येलो ऑरेंज वायलेट। इसका मतलब है कि 5वां उसने खुद से ऐड कर लिया ग्रीन, तो ग्रीन ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि बाकी जो इसमें जो 3 कंडीशंस इसने दी थी वो इसमें फुलफिल है। जब 3 कंडीशंस फुलफिल हो जाए इसका मतलब है कि ये अगेंस्ट नहीं जा रही, इसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं आ रही। तो बाकी अब 4 कलर अगर हम देखें तो 4 कलर तक तो कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई, 5वां इसका मतलब है कि वो बाकी जो रह गए हैं उनमें से कोई हो सकता है, तो ये ऑप्शन हमारी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ई। इस तरह से हम जो है वो गलत जो ऑप्शन होंगे उनको रिजेक्ट करेंगे और जो उसमें क्लोजेस्ट ऑप्शन होगी उस तक पहुंचेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 है, वो हम देख लेते हैं। इफ देयर इज नो येलो कलर इन द बास्केट, विच वन इज द अदर कलर दैट इज नॉट इन द बास्केट, और उसकी ऑप्शंस हैं ये। ए है रेड, बी है ब्लू, सी है वायलेट, डी आ गया ग्रीन, और ई आ गया व्हाइट। ये 5 ऑप्शंस हैं, रेड ब्लू वायलेट ग्रीन और व्हाइट। अब उसने कहा है कि अगर हम येलो को सिलेक्ट नहीं करते तो गौर करें, इफ देयर इज नो येलो कलर इन द बास्केट, विच वन इज द अदर कलर दैट इज नॉट इन द बास्केट। अब वो कह रहा है अगर हम येलो को सिलेक्ट खुद नहीं करते, खुद ही सिलेक्ट नहीं करेंगे, तो कौन सा एक और कलर है जो उसके साथ सिलेक्ट नहीं होगा। अब गौर करें, जब येलो सिलेक्ट हमने नहीं किया तो पहली कंडीशन ये बता रही है कि फिर ब्लू सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि येलो हमने सिलेक्ट नहीं किया। उसके बाद यह है कि जब ब्लू सिलेक्ट हो गया तो ब्लू के सिलेक्ट होने से फिर रेड सिलेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों में से एक हो सकती है, या ब्लू या रेड। तो जब ब्लू सिलेक्ट हो गया, अगर गौर करें येलो सिलेक्ट जब नहीं होगा तो यानी नहीं हुआ येलो सिलेक्ट,
तो इसने क्या किया, इसकी वजह से ब्लू सिलेक्ट होगा, और जब ब्लू सिलेक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली रेड सिलेक्ट नहीं होगा। और यही उसने हमसे पूछा था कि अगला कलर कौन सा होगा जो सिलेक्ट ना हो, और हम देखते हैं क्या इसमें रेड वाली ऑप्शन है। व्हाइट वाली तो बात ही नहीं है, इसमें ग्रीन की भी नहीं है, वायलेट भी नहीं हो सकता, ब्लू तो ऑलरेडी उसकी तो बात ही नहीं, और रेड लास्ट। इसका मतलब है कि रेड फिर एक ऐसा कलर है जो येलो अगर हम सिलेक्ट नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली रेड भी सिलेक्ट नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन हमारी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। और इसी पैराग्राफ से रिलेटेड एक लास्ट क्वेश्चन, द वुमेन डिसाइड्स टू प्रेजेंट ओनली 4 कलर्स, वन ऑफ विच इज रेड। इस स्टेटमेंट को हम, और इसके ऑप्शंस ये हैं, इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, द वुमेन डिसाइड्स टू प्रेजेंट ओनली 4 कलर्स, वन ऑफ विच इज रेड। उसने खुद ही बता दिया कि अब उसने 4 कलर्स सिलेक्ट करने हैं, यानी 4 कलर्स उसने प्रेजेंट करने हैं जिनमें से एक तो रेड होगा, लाजमी होगा। इन हाउ मेनी वेज कैन शी मेक अप द लिस्ट ऑफ कलर्स। अब उसने हमें बताया, तो गौर करें, जब रेड उसने सेलेक्ट कर लिया इसका मतलब है कि ब्लू सिलेक्ट नहीं हो सकता, और जब ब्लू सिलेक्ट नहीं होगा तो येलो लाजमी सिलेक्ट होगा। इसका मतलब है रेड और येलो तो आ गए, जब रेड सिलेक्ट हुआ तो ऑटोमेटिकली येलो आ गया। अब हमारे पास 2 पोजीशंस रह गई, और उसने कहा कि फिर किस तरह से सिलेक्शन हो सकती है। तो ऑरेंज और वायलेट एक केस था कि ऑरेंज और वायलेट इकट्ठे आएंगे, और ये 2 स्पेसिस हैं, इसका मतलब है ऑरेंज और वायलेट हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकती है। एक ऑप्शन हमारी ये बन गई। उसने पूछा कि कितनी तरह की जो लिस्ट बन सकती है, या इसके कितने कॉम्बिनेशंस टोटल बन सकते हैं, इन हाउ मेनी वेज, टोटल वेज कितने। पहला वे तो ये हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा वेज का क्या होगा। अगर हम येलो और रेड को इस तरह से इंटरचेंज कर दें और वायलेट और ऑरेंज को भी चेंज कर दें, मतलब इंटरचेंज कर दें इसकी पोजीशन, तो ये हमारे पास एक ऑप्शन ये भी आ सकती है। पहले था रेड, पहले सेलेक्ट हो रहा था, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर वायलेट। अब हमारा पहले येलो, फिर रेड, और फिर वायलेट, और फिर ऑरेंज। लेकिन कंडीशन हमारी अभी भी फुलफिल है कि वायलेट और ऑरेंज ये इकट्ठे रहेंगे, ये इकट्ठे हैं अभी भी, और येलो और रेड ये भी कंडीशन हमारी फुलफिल है। तो ये दूसरा पेयर बन गया। गौर करें, अगर हम वायलेट और ऑरेंज को अब अलग अलग करने की कोशिश करें तो ये नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये दोनों हमेशा इकट्ठे आएंगे, इनको नहीं हम अलग कर सकते। और एक और इसमें जो पेयरिंग बनती थी वो ये थी कि रेड येलो तो लाजमी सिलेक्ट होंगे, जिस तरह हमने पहले सिलेक्ट किया था। 2 ऑप्शन रहती थी, ऑरेंज और वायलेट का हो गया, और ब्लू ऑटोमेटिकली इसमें से निकल जाएगा। ब्लू तो कभी भी नहीं सिलेक्ट हो सकता। तो पीछे कौन से 2 कलर्स और आ गए, वो थे ग्रीन और व्हाइट। तो ग्रीन और व्हाइट एक कॉम्बिनेशन ये भी बन गया, ये भी हो गई बात। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन इसकी बनती है वो क्या बनती है। अब गौर करें, अगर इसको हम इस तरह से लिखें, ये वाली जो थर्ड वन थी, इसको हम इस तरह से लिख लें कि ग्रीन और व्हाइट का हमने जिक्र कर लिया पहले कि ये 2 तो लाजमी कलर आ जाएंगे, क्योंकि अब ये पेयरिंग तो खत्म हो गई। ऑरेंज और वायलेट की हम बात नहीं कर सकते, ग्रीन और व्हाइट आ गया। इससे क्या होगा, येलो और रेड, जो पहले 2 हमने इधर लिखे थे, असल में इधर नहीं, ये यहां आएंगे, क्योंकि रेड और येलो की इधर बात हो चुकी है, ये बाद में चले जाएंगे। ये थर्ड ऑप्शन बन जाएगी, ये थर्ड इसका जो वे है। इसके बाद हम इसकी पोजीशन भी इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब व्हाइट को पहले लिख लें और ग्रे को बाद में, ग्रीन को। तो ये आ गया रेड फर्स्ट और येलो बाद में। तो ये भी एक पेयर बन सकता है इसका। इसके अलावा अगर हम गौर करें तो हमारे पास कोई और कॉम्बिनेशन इसका नहीं बन सकता। तो कितनी इसकी ऑप्शंस बन गई, 1, 2, 3 एंड 4। यानी जब हमने रेड को लाजमी सिलेक्ट करना है तो येलो तो साथ रहेगा, बाकी रह गए। अब गौर करें, हम अगर इसकी इस डिटेल में ना जाएं तो इससे बेहतरीन हल ये भी था कि इस तरह से 4 ऑप्शंस थी, ये 4 मेन कलर हैं, उसमें रेड हमने सिलेक्ट किया तो येलो ऑटोमेटिकली आ गया। अब यहां 2 जगह रह गई हैं, ये 2 जगह जो रह गई हैं, 1 ये और 2 ये। इन 2 को फिल करने के लिए जो टेक्निक है वो ये है कि हम 2 की पावर 2 अगर लिख रहे हैं, मतलब जितनी हमारे पास स्पेसेस रह जाएंगी वो हमारी पावर बन जाएगी। तो इसकी पावर आ गई 2, ये 2 स्पेसेस थी तो ये 2 पावर आ गई ये वाली। तो अब होगा क्या, 2 की पावर 2 क्या आता है, 4। तो हम इनको गिन लेते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो 4 वेज वाला आंसर होगा।
2 वे वाला भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता, इसके बाद 5 भी नहीं हो सकता और 6 भी नहीं हो सकता, तो 4 वाला हो सकता है, सी ऑप्शन। और ये हमें डायरेक्ट भी मिल सकता है, लेकिन अगर हम इस तरह पेयरिंग बना के कर लें तो उससे भी हो सकता है, ये हमें पता लग जाएगा। तो ये वाले क्वेश्चन के जो पार्ट थे वो हमने देख लिए और उसको हमने सॉल्व करके हमने एनालिटिकल पार्ट को सॉल्व करने की टेक्निक्स को देख लिया कि हम किस तरह से क्वेश्चन को लेके चलेंगे और उस पर किस तरह से हम कोई भी जो मेथड है या कोई हमारे पास फॉर्मूला है हम उसको अप्लाई करें तो हमारा जो आंसर है वो हमें मिल जाएगा। इसके बाद एक लास्ट एग्जांपल आज के लेक्चर के लिए हम देख लेते हैं, और वो एग्जांपल क्या है, वो एग्जांपल ये है। उस एग्जांपल में बेसिकली क्वेश्चन 12 to 13 तक आएंगे। अब गौर करें, क्वेश्चन 12 और 13 दो क्वेश्चन इस पैराग्राफ से रिलेटेड हैं, और ये क्या है? अ ट्रांसपोर्ट कंपनी इज प्लानिंग टू स्टार्ट ट्रांसपोर्ट सर्विस फ्रॉम मुल्तान टू लाहौर। बात खत्म हो गई यहां तक। एक ट्रांसपोर्ट कंपनी प्लान कर रही है कि वो ट्रांसपोर्ट सर्विस शुरू करे फ्रॉम मुल्तान टू लाहौर। एम और एल हमने उसके लिए एब्रिविएशन यूज कर लिया। इसके बाद द सर्विस वुड बी प्रोवाइडेड फॉर ऑल द डेज ऑफ वीक एक्सेप्ट फ्राइडे ओनली। अब वीक्स के कितने डेज हैं? 1 2 3 4 5 6 7 डेज होते हैं एक वीक के अंदर, और वो होते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। उसने हमें खुद बता दिया कि फ्राइडे के अलावा, फ्राइडे की ऑप्शन रिमूव हो गई यहां से। उसने कहा है कि बाकी सारे डेज जो है वो सर्विस चलेगी। अब कंडीशंस क्या हैं? कंडीशन ये है, सबसे पहले ये कंडीशन है कि ओनली असलम विल ड्राइव ऑन मंडे, यानी मंडे वाले दिन जो ड्राइविंग होगी, चाहे वो मुल्तान टू लाहौर हो चाहे लाहौर टू मुल्तान हो, ये उसने जिक्र नहीं किया, लेकिन उसने कहा जो ड्राइविंग होगी वो असलम करेगा, मंडे वाले दिन असलम करेगा। इसके बाद सेकंड कंडीशन, शब्बीर विल ड्राइव ऑन ट्यूसडे ओनली, ट्यूसडे वाले दिन शब्बीर ड्राइव करेगा, ये भी हो गई बात। थर्ड कंडीशन क्या है? हसन विल ड्राइव ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे, वेडनेसडे और थर्सडे ये दोनों डेज पे हसन ड्राइव करेगा कंसेप्टिवली, यानी दोनों दिन वेडनेसडे और थर्सडे ये हसन की जिम्मेदारी है। उसके बाद चौथी ऑप्शन क्या है? शरीफ विल ड्राइव ऑन सैटरडे एंड संडे। अब जो सैटरडे और संडे की जिम्मेदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसकी है? शरीफ की है। ये शबीर था, इसको अगर हम इस तरह से लिख लें, शबीर और ये है शरीफ, तो शरीफ की सैटरडे और संडे जिम्मेदारी है। अब ये तो हो गई कंडीशंस, ये हमें पता लग गया। वेडनेसडे और थर्सडे को जिम्मेदारी है हसन की, और सैटरडे और संडे जिम्मेदारी है शरीफ की। ये बात हो गई। नेक्स्ट उसके पास उसने जो कंडीशन बताई है, लास्ट कंडीशन, वो क्या है? इफ असलम इज ऑन लीव, असलम इज ऑन लीव, शरीफ विल परफॉर्म द ड्यूटी एट हिज प्लेस, यानी फिर शरीफ उसकी जगह ड्यूटी देगा, शरीफ एस। अगर मंडे वाले दिन वो लीव पर हो, यानी अगर असलम लीव पे हो, तो मंडे वाले दिन की ड्यूटी शरीफ देगा। ये 5 कंडीशंस हो गई। अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो उसकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब ये हमें बताना है। उसमें सबसे पहली ऑप्शन ये है, द कोच वॉज स्टॉप्ड ऑन इट्स वे टू लाहौर बाय पुलिस ऑन ट्यूसडे एंड ड्राइवर असलम प्रेजेंटेड डॉक्यूमेंट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन टू द ऑफिसर। बी ऑप्शन ये है। सी ऑप्शन ये आ गई। इसके बाद डी ऑप्शन इसकी ये आ गई, और लास्ट वन इसकी ई ऑप्शन है, और वो ये है। अब हम देखते हैं वो कह रहा है इनमें से कौन सी वाली ट्रू होगी, जो इसमें ऑप्शन होगी। पहली ये थी कि कोच जो है उसको लाहौर जाते हुए उसको रास्ते में पुलिस ने रोक लिया ऑन ट्यूसडे, यानी ट्यूसडे वाले दिन, गौर करें। एंड ड्राइवर असलम प्रेजेंटेड डॉक्यूमेंट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन टू द ऑफिसर, ट्यूसडे वाले दिन रोका गया है। अब गौर करें, तो हमने पहले उसका जो समरी बनाई थी वो ये थी, और इस समरी में वो क्या बता रहा था? इस समरी में उसने बताया था कि जो ट्यूसडे वाला दिन है वो जिम्मेदारी शबीर की है, और यहां पर उसने कहा है कि जब ट्यूसडे वाले दिन गाड़ी को रोका गया तो असलम ने प्रेजेंट किए डॉक्यूमेंट्स। असलम तो है नहीं, वो तो मंडे वाले दिन है, तो ट्यूसडे वाले दिन शबीर है। इसका मतलब है ये ऑप्शन तो ट्रू नहीं हो सकती। बी देख लेते हैं। द डॉक्यूमेंट्स वर प्रेजेंटेड बाय ड्राइवर शबीर टू द ऑफिसर। अब गौर करें, द डॉक्यूमेंट्स वर प्रेजेंटेड बाय ड्राइवर शबीर टू द ऑफिसर, यानी इस ऑप्शन को हम छोड़ देते हैं। सी क्या था?
द डॉक्यूमेंट्स आर प्रेजेंटेड बाय ड्राइवर हसन टू द ऑफिसर। हसन तो वेडनेसडे और थर्सडे को करता है, तो वो तो ट्यूसडे को वैसे ही नहीं हो सकता। डी क्या है? द डॉक्यूमेंट्स वर प्रेजेंटेड बाय ड्राइवर शरीफ टू द ऑफिसर। शरीफ सैटरडे और संडे को दिखा सकता है, उसके अलावा मंडे को तब दिखा सकता है जब असलम ना हो। तो शरीफ तो ट्यूसडे वाले दिन कंसर्न ही नहीं है, और नन ऑफ दीज बी ऑप्शन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि बी वाली ऑप्शन करेक्ट है, और इसमें यह था कि शबीर जो है वो डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करेगा ट्यूसडे वाले दिन, तो ये बात ठीक है। इसका मतलब है बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरह से हम जो कंक्लूजन मेन बना के जो हमने ये बनाया है, एक समरी बना ली है या उसकी लिस्ट बना ली है, उसकी मदद से हम क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं। और इसी तरह अगर हम 13 क्वेश्चन देखें, वो क्या था? असलम वॉज ऑन लीव एंड कोच वॉज चलान्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। 4 ऑप्शन हैं। अब उसने कहा क्या है कि अगर असलम लीव पर हो एंड कोच वॉज चलान्ड, और उसका चलान हो जाए, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट? फिर कौन सी वाली ऑप्शन करेक्ट होगी? ए है मंडे ड्राइवर हसन, बी है ट्यूसडे ड्राइवर शबीर, सी है वेडनेसडे ड्राइवर शरीफ, मंडे है मतलब डी ऑप्शन है मंडे ड्राइवर शरीफ। अब हम गौर करते हैं कि असलम वॉज ऑन लीव, असलम कौन सी जगह पे था मंडे वाले दिन? अगर असलम लीव पर हो तो हमने बात की थी कि शरीफ उसकी जगह ड्यूटी देगा, तो असलम लीव पर होने का मतलब यह है कि दिन तो मंडे का होगा। अब इनमें से मंडे वाले ऑप्शन 2 हैं, ए और डी। बी और सी तो वैसे रिमूव हो गई क्योंकि उसमें मंडे का जिक्र ही नहीं है, वो ट्यूसडे और वेडनेसडे है। और अब हम गौर करते हैं कि कौन सी वाली ऑप्शन पे होगी। मंडे वाले दिन फिर कौन ड्यूटी देगा? शरीफ। ये हसन है, ये तो दे नहीं सकता, तो ड्राइवर शरीफ को ड्यूटी देनी पड़ेगी, तो डी ऑप्शन इसकी करेक्ट है। अब हमने देखा कि क्वेश्चन गिवन है, उसके आगे आंसर्स हैं। हमने उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समराइज कर लिया, समराइज करने के बाद हमने उसको जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर दे दिए। तो ये बेसिकली एनालिटिकल पार्ट को सॉल्व करने के लिए ये टेक्निक्स है। बेसिकली ये सिंपल सी टेक्निक है, इसमें कोई मतलब हायर मैथमेटिक्स या कोई हायर इसमें टेक्निक्स नहीं यूज हो रही, सिंपल सी इसमें यूज हो रही है टेक्निक कि हमने उसके ऑर्डर को ध्यान में रखना है, और जो कंडीशंस खास तौर पे गिवन है उनको हमने थोड़े से इंटेलिजेंट वे से उनको हमने लिखना है। तो इस तरह से हमारे लिए एनालिटिकल पार्ट को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। एनालिटिकल पार्ट जस्ट ये चेक करते हैं, कुछ वैसे देखा जाए तो एनालिटिकल क्वेश्चंस को देख के ऐसा लगता है जिस तरह ये क्वेश्चंस बड़े टफ हैं और बहुत मुश्किल से सॉल्व होते हैं, हालांकि इन क्वेश्चंस के अंदर कुछ भी नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन होते हैं ये। तो यहां तक लेक्चर 5 जो है वो हमारा मुकम्मल हो गया। अब आपने वीडियो लेक्चर तो सुन लिया, लेकिन आपकी जो प्रेपरेशन है भी मुकम्मल नहीं हुई। प्रेपरेशन आपकी कब मुकम्मल होगी? जब ये जो वीडियो लेक्चर्स के बाद एमसीक्यूज बनाए हैं हमने, जब आप उनको सॉल्व कर लेंगे, इसका मतलब है कि लेक्चर तो आपको समझ लग चुका है, अब आपने एग्जांपल्स भी सॉल्व कर लिए हैं, इसका मतलब है कि आपकी जो प्रेपरेशन की जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हो गई है। तो यहां तक लेक्चर नंबर 5 मुकम्मल हो गया। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम to talimdost.com।